मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में आज हम काम कर रहे हैं डे 21 पर। डे 20 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, टॉपिक बहुत हाईली है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ इंक्लूड है। इंडिया में आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे हो, या आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इस पूरी की पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको कई सारे क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। इन 2000 क्वेश्चन के अंदर हमने उन बकेट्स को लिया है जहां से पहले भी क्वेश्चन बनते आए हैं और उनके सराउंडिंग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है। राइट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो जो अल्मोड़ा एक पर्वतीय स्थल है वो किस राज्य में, किस स्टेट में है? तो कहाँ पे है अल्मोड़ा? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है अल्मोड़ा? उत्तराखंड में है। सौर मंडल के कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं? तो सौर मंडल के दो ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है दूसरे ग्रहों से। तो कौन से ग्रह है? तो शुक्र और वरुण। कौन से? शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। याद करना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो शुक्र है वो स्टार्टिंग से दूसरा है और वरुण जो है वो लास्ट से सेकंड लास्ट है। राइट, यानी कि जो शुक्र है वो स्टार्टिंग से दूसरा है और वरुण जो है वो लास्ट से सेकंड लास्ट है। तो शुक्र और वरुण दो ऐसे ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ भ्रमण करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा लगाते हैं सूरज की। जबकि जो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? बाकी कितने ग्रह रह गए? 6 ग्रह रह गए, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, उसमें से एक ग्रह प्लूटो को हटा दिया गया। अब कितने रह गए? वर्तमान में 8 ग्रह रह गए हैं। 8 में से 2 ग्रह शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं और बाकी जितने भी 6 ग्रह रह गए हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेशन किसकी रचना है? तो नेशन एक पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा रचित है नेशन नामक पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है 1983 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन किन जगहों को शामिल किया गया था? तो 1983 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भारत के कौन कौन सी जगहों को शामिल किया गया था? तो आगरा का जो किला है, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और ताजमहल। सॉरी, ये आगरा का किला भी है और जो ताजमहल है ये दोनों आगरा में ही है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आगरा का किला और आगरा में जो ताजमहल स्थित है वो 1983 के अंदर यूनेस्को के अंदर लिस्ट में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनको भी 1983 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो हमने पहले पढ़ा था जो वरुण ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा लगाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि वो जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड होता है 165 वर्ष। कितना? 165 वर्ष के अंदर वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है। नेक्स्ट है, मेरिनो किस की एक प्रजाति है? मेरिनो जो है मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? किस जानवर की एक प्रजाति है मेरिनो? तो किसकी है? भेड़ की। किसकी? भेड़ की। तो मेरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। ये क्वेश्चन आजकल देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के थोड़ा सा पर्सनल शुरू हो गया, तो ये करके जाना कि ये कहते हैं पशुओं की प्रजाति के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये पेरियार नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है इडुक्की परियोजना? पेरियार नदी पर बनाई गई है इडुक्की परियोजना। नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की वकालत का अनुभव की जरूरत है? क्वेश्चन करने का मतलब बेसिकली यही है इतना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तो आपकी कितने टाइम का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हाई कोर्ट की वकालत का?
मेरी बात समझ रहे हैं? पहले आपको हाई कोर्ट के अंदर वकालत करनी पड़ेगी, ठीक है, लॉयर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर। तो कितने साल तक आप हाई कोर्ट के अंदर वकालत करेंगे कि आप एलिजिबल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? तो कितने साल तक? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष नहीं, 10 ईयर तक आपको हाई कोर्ट के अंदर एज ए लॉयर काम करना पड़ेगा, फिर जाके आप एलिजिबल होते हो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ होता है, उस पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सौर पृष्ठ पर तापमान। नेक्स्ट है कि वृहद संहिता पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वृहद संहिता किसके द्वारा रचित की है? वाहर मिहिर के द्वारा। किसे? वाहर मिहिर के द्वारा रचित है वृहद संहिता। और अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ये जो चारों लिखी है ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसेस का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस जाते हैं। बुक्स पूछी जाए तो बुक्स ज़रूर करके जाना, सारी कंप्लीट करके जाना, चाहे वो बहुत पुरानी होली हो या मॉडर्न की हो या न्यू हो, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वृहद संहिता के लेखक कौन है? वाहर मिहिर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है सेराडो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं सेराडो घास के मैदान? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सेराडो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। पॉकलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो सेराडो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, यानी कि ब्राज़ील के अंदर सेराडो घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं कैंटरबरी घास के मैदान। पॉकलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद, राज्यसभा और लोकसभा निहित है? तो कौन सा अनुच्छेद है इसके अंदर संसद, राज्यसभा और लोकसभा निहित है? तो संसद का जो अनुच्छेद है वो है 79, राज्यसभा का अनुच्छेद है 80 और लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? 81। संसद का अनुच्छेद कितना है? 79, राज्यसभा का कितना है? 80 और लोकसभा का कितना है? 81। तो पहले संसद आती है, फिर राज्यसभा आती है, फिर लोकसभा आती है, याद रखना, सीधा पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। संसद पहले स्टार्टिंग होगी 79 से, राज्यसभा स्टार्टिंग होगी 80 से और लोकसभा स्टार्ट होगी 81 से। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वे थे ऑर्सबॉर्न। कौन थे? ऑर्सबॉर्न पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न कब थे? 1935 में, क्योंकि जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। मगर जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय कब किया गया था? 1949 में। तो उस समय जो उनके गवर्नर थे वो कौन थे? इंडियन थे, भारतीय थे। तो वो कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है। एक ही उससे 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है पहली भूतापीय परियोजना? पूगा घाटी में। कहाँ पे? पूगा घाटी में है आपकी पहली भूतापीय परियोजना। और पूगा घाटी है कहाँ पे? लद्दाख में है। तो भारत की जो पहली भूतापीय परियोजना है वो कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में। अगर इनकेस अगर स्टेट के बारे में बात आती है तो क्या आएगा? लद्दाख आएगा। पर्टिकुलर आता है कि किस घाटी में है, तो कौन सा है? पूगा घाटी। नेक्स्ट है कि दुगवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है दुगवा राष्ट्रीय उद्यान? यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है दुगवा राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद सागर झील, जिसे कृत्रिम झील भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में है? तो गोविंद सागर झील कहाँ? भारत के पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में है गोविंद सागर झील। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। पीसेस में थोड़ा सा डीपली हो जाता है कि इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको और पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इतना ही फर्क रहता है पीसेस के बारे में और ग्रुप डी के बारे में, इतना ही फर्क होता है। ग्रुप डी में आपको थोड़ा सा ऊपर की जो लेयर होती है वो पूछी जाती है।
जहाँ पीसेस की तैयारी करते हैं थोड़ा सा आपको डीपली उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित वो सारा आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो दुगवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। दुगवा कहाँ है? दुगवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और गोविंद सागर झील जो कि एक क्या है, कृत्रिम झील है, वो कहाँ पे? पंजाब में है। नेक्स्ट है लाइव डिवाइन किसकी रचना है? तो लाइव डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की है। किसकी रचना है लाइव डिवाइन? अरविंद घोष की रचना है लाइव डिवाइन। भारत के देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कितना है? तो भारत का जो देशांतर है वो कितना है? वो है 68 डिग्री 68 डिग्री से लेकर 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 68.7 डिग्री से लेके आपका 97.25 डिग्री तक पूर्वी देशांतर है आपका। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक है। और ये क्या है आपका? ये भारत का देशांतर है, यानी भारत का लॉन्गिट्यूड है। क्या है? भारत का लॉन्गिट्यूड है ये। और ये अभी हमने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ लिखा है पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर क्यों है? ये पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि अगर आप अर्थ के बारे में देखेंगे तो अर्थ के अंदर जो भारत का जो की लोकेशन है वो पूर्व की तरफ है। ठीक है, कहाँ की तरफ है? पूर्व की तरफ है। इसलिए इसके अगर आपको क्वेश्चन आता है और मान लो सेम चीज़ आती है जैसे 68.7 डिग्री और 97.25 डिग्री, ऐसे ये सेम ही आता है, बस लिखा होगा पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, दक्षिण देशांतर, तो ध्यान रखना ये पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि जो भारत जो है वो ग्लोब के अंदर कहाँ पे स्थित है? पूर्व की तरफ स्थित है। तो जो भारत का जो देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया था? तो पहले तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में बन जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के क्या कहते हैं जो संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसके द्वारा गठित की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन हुआ था। अब ये पूछा कि किस वर्ष हुआ था? तो 1 मई 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1 मई को 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन हुआ था। वो किसने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है जो ज्वालामुखी के द्वारा बनी है? तो लोनार झील है। कहाँ पे? आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी के द्वारा बनी हुई एक झील है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कहते हैं, और ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जो जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी बनाया गया था, ठीक है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है आपका। तो जीएसटी जो बनाया गया था वो किस समिति की सिफारिश पे बनाया गया था? तो कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे बनाया गया था जीएसटी। इंपॉर्टेंट है, पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो किस समिति की सिफारिश से बनाया गया था? जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? कुंडल वन में। कहाँ पे? कुंडल वन में हुई थी आयोजित चौथी बौद्ध संगति। अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। और किसके टाइम पीरियड पे थी? कनिष्क के टाइम पीरियड पे थी। ठीक है, एग्जाम में ऑलरेडी आई हुई है ये कि चौथी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कुंडल वन में। अध्यक्षता की थी आपकी वासुमित्र ने, और कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी वासुमित्र के द्वारा। चौथी बौद्ध संगति हुई कहाँ थी? जैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी वापस लौटे थे इंडिया, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। फिर 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी कि गांधी जी के लौटने के अगले दिन मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। जो
ये डेज वाले क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो आपका पीसेस की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखा गया कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से दिवस वाले क्वेश्चन, तो जरूर करके जाना, दिवस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो भारतीय पर्यटन दिवस का भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और थल सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पे है, झेलम नदी पे बनाई गई है। कौन सी नदी पे, झेलम नदी पे बनाई गई है तुलबुल परियोजना। परियोजना से भी सारे क्वेश्चन करके जाना। देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे, जैसे बांध का हो गया, रिवर का हो गया, ठीक है, और आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन टॉपिक को तो पहले कवर कर ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन आराम से आते ही आते, मतलब देखा गया कि बन जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो इन टॉपिक को तो पहले ही करके जाना। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते, बहुत ही अलग जगह से आते हैं, तो उसके लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो तो अचानक कहीं से। अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखे होंगे तो आपको वहाँ पर तुक्का लगाना पड़ता है। मगर जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो उनको तो जरूर कवर करके जाना, राइट। जैसे परियोजना होगी, बांध हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय राज्य मार्ग हो गए, ठीक है, दर्रे हो गए, ठीक है, पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, आपके रेगिस्तान हो गए, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या घास के मैदान हो गए, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते, ये तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, इनको तो आप कवर करके जाना, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है। तुलबुल परियोजना बनाई गई है झेलम नदी पर। कौन सी नदी पे बनाई गई है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पे बनाई गई है। नेक्स्ट है कि कामाख्या माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो कामाख्या माता का मंदिर हम सबको पता है कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे, असम में है। क्वेश्चन बन सकता है कि आबू बाची का जो मेला होता है, आबू बाची का जो मेला होता है वो कहाँ लगता है। तो आबू बाची का मेला लगता है कामाख्या मंदिर में, और कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और अगर और पूछा जाए असम के बारे में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, वो भी असम में है। बिहू नृत्य कहाँ का है, मतलब किस स्टेट का है, तो बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। नट पूजा लोक नृत्य भी कहाँ का है, असम का है। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है भारत में, तो माजुली द्वीप भी असम में ही स्थित है। तो असम से बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। अम्बू बाची का मेला कहाँ लगता है, कामाख्या माता जी के मंदिर में लगता है। कामाख्या माता जी का मंदिर कहाँ पे है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम का लोक नृत्य है। नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नट पूजा जो है वो असम का लोक नृत्य है। माजुली द्वीप कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का क्या स्थान है। तो कौन से स्थान पे, तो भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे क्या है, भारत है। क्वेश्चन जो बन जाता है ना, कई बार ऐसा बनता है कि भारत के बाद तीसरे नंबर पे कौन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कि दूसरे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे चीन है, ये सबको पता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के बाद या तीसरे नंबर पर कौन सा देश है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। भारत के बाद कौन सा देश है, अमेरिका है। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था। तो पहला राष्ट्रीय ध्वज है वो कब फहराया गया था, 7 अगस्त 1906 में। कब, 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था, कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में पारसी बागान ग्रीन पार्क में, कहाँ पे, पारसी बागान ग्रीन पार्क में फहराया गया था पहला राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। कब फहराया गया था, 7 अगस्त 1906 में। कब, 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में जो पारसी बागान है यानी ग्रीन पार्क है, वहाँ पे पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह किस खेल से संबंधित है। तो रणजीत सिंह जो है वो कप है, ठीक है, ट्रॉफी का नाम है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से। तो रणजीत सिंह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप भी हॉकी से संबंधित है, और नेहरू कप भी हॉकी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, चाहे आप ग्रुप डी के बारे में बात करें चाहे पीसीएस के बारे में बात करें, दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे आगा खां कप है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी। तो रणजीत सिंह कप कहाँ किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप भी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप भी हॉकी से संबंधित है, और नेहरू कप भी हॉकी खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो कौन से वर्ष लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, आपका लड़ा गया था 23 अक्टूबर 1764। कब? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुगल साम्राज्य, इन सब के बीच लड़ा गया था। किनके बीच में? एक तरफ कौन था? एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेज थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन था? अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और मुगल साम्राज्य, ये तीनों एक तरफ थे। यानी कि अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल साम्राज्य एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और लड़ा कब गया था? 23 अक्टूबर 1764। कब? 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसके द्वारा पारित किया गया था? देखिए ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ये क्या था? लैंडमैन के द्वारा। किसके द्वारा? लैंडमैन के द्वारा किया गया था ऊर्जा का 10% प्रवाह। नेक्स्ट है कि मलक्का जल संधि किन दो स्थानों को आपस में अलग करती है? तो मलक्का जो जल संधि है वो किन को अलग करती है? तो वो अलग करती है आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। मिलाती किन को है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। मैंने पहले ही बताया था जो जल संधियाँ होती है वो जल को तो मिलाती है और जो स्थल होता है यानी कि भूमि जो होती है उसको क्या करती है? अलग करती है। तो मलक्का जल संधि जो है वो किसको अलग करती है आपस में? इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है इन केस कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी आपकी जल संधि है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आपकी मलक्का जल संधि है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मलक्का जल संधि जोड़ती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आपकी मलक्का जल संधि है। इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन सी जल संधि आपस में अलग करती है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया को मलक्का जल संधि आपस में अलग करती है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति? अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उत्पादन से और भूरी क्रांति का संबंध आपका है उर्वरक उत्पादन से। ये जो क्रांति वाले क्वेश्चन है ना, ये चाहे आप पीसीएस के बारे में बात करो चाहे आप ग्रुप डी के बारे में बात करो, आती ही आती है, ठीक है। मतलब इसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है आने का। नेक्स्ट है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण? ये कराया था चोल वंश ने। किसने कराया था? चोल वंश ने कराया था। है कहाँ पे वृद्धेश्वर मंदिर? तो ये है तमिलनाडु में। कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो जो शैली पूछी जाएगी वो कौन सी होगी? द्रविड़ शैली होगी, ठीक है। तो वृद्धेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, चोल शासकों द्वारा बनाया गया था और द्रविड़ शैली में निर्मित है। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनाया था? वो बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? तो कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण है कहाँ पे? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खुजराहो में है। खुजराहो कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में। और मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है जो कि केरल में स्थित है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जाम में आ सकते हैं। विदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, चोल वंश द्वारा बनाया गया था और द्रविड़ शैली में निर्मित है। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खुजराहो में स्थित है और खुजराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है और मकरविलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे। कौन? कनिष्क। तो कनिष्क, अगर ये पूछो, यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो कनिष्क थे वो किस वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। तो जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस जिसे अर्थ डे भी कहा जाता है कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे बनाते हैं हम 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं हम अर्थ डे।
पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। ठीक है, दोबारा से करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये हम सबको पता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता डे। ठीक है, पंचायती राज दिवस हम सबको पता है 24 अप्रैल को आता है। और मलेरिया दिवस कब आएगा? 25 अप्रैल को आएगा। यानी कि जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल को, उसके नेक्स्ट डे हम क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। यानी कि 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा ऐसा अधिनियम पारित किया गया था जिसके द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1958 का जो अधिनियम आया था, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद नेक्स्ट ईयर में एक अधिनियम लाया गया था जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो मुगल सम्राट के जो पद हुआ करते थे, जैसे मुगल सम्राट थे पहले, उनके पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा कोयला है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो उसका नाम है बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस कोयला जो है वो भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मुन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मुन्नार की खाड़ी का तो हम सबको पता है कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? मुन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो मुन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और पाक जो जल संधि के बारे में बात करते हैं कि पाक जल संधि कहाँ पे है, पाक स्टेट कहाँ पे है? तो पाक स्टेट कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। और भारत का कौन सा पार्ट पड़ता है उसके अंदर? तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु और आपके श्रीलंका के मध्य में है पाक जल संधि। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल के टाइम पीरियड के अंदर ग्राम समूह था, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पेट। क्या कहते थे? पेट कहते थे। तो गुप्त काल के बारे में बात की जा रही है। ये ध्यान रखना कि किस टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है, कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की जा रही है, किस टाइम, उसके हिसाब से आंसर को पुट करना। तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि गुप्त काल के टाइम पीरियड के अंदर जो ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, तो ये कहते हैं कि ग्राम समूह की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था? उसे कहते थे पेट कहते थे। क्या कहते थे? उसे पेट कहा जाता था। ठीक है, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और मुझे देनी थी। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉक्टर रश्मि भी है जो पढ़ाती है, जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। तो कोई भी बच्चे जिसको कंप्यूटर साइंस से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कुछ समझ ना आता हो, या कुछ चीज़ को अच्छे से पढ़नी हो, अच्छे से गो थ्रू करनी हो, या कोई भी ऐसा बच्चा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, अगर उसको देखो आप सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है आपको किसका समझ आता है किसका समझ नहीं आता। ठीक है, इन केस अगर आपको यूजीसी नेट का कोई भी आपका क्या कहते हैं आपका फ्रेंड है, कोई भी आपके भाई बंधु है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो हमारे ही यूट्यूब चैनल के अंदर डॉक्टर रश्मि के कुछ वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, माइट भी उनको पसंद है, उनको समझ आए उनको पढ़ाना, क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, शी हैज़ ए अराउंड 10 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, इन कॉलेज, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो वो आए हैं हमारे साथ यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो अच्छा रहेगा कोई अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो वो भी उनकी वीडियो भी देख सकता है, या जो कोई आप में से कोई अगर कंप्यूटर साइंस से संबंधित है तो आप भी उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी।
और अच्छे से तैयारी करना, पढ़ना, समझना अच्छे से, एग्ज़ाम की तैयारी करना, एग्ज़ाम को इतने लाइटली मत लेना, इतनी जल्दी से छोड़ना मत। कई बार देखा गया कि एग्ज़ाम जल्दी नहीं हो पाता, या फिर पहले पहले क्या कहते हैं अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में क्रैक नहीं हो पाता। कोई मैटर नहीं करता यार, ठीक है, क्योंकि आप किसी एक बड़ी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं तो कई बार उसके लिए आपको सेक्रीफाई भी करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ के लेके, बस अच्छे से इसको कंटिन्यू करना और पढ़ाई पूरा पूरा फोकस करना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।